इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट लेक्चर सेकंड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में समझाया था। चार्ज मतलब कलेक्शन ऑफ एनर्जी। यदि एनर्जी कलेक्ट हो जाए सिस्टम में, सिस्टम हायर एनर्जी लेवल पर चले जाए तो वो सिस्टम चार्ज सिस्टम हो जाता है। जैसे हमने बताया था, गाड़ी में पेट्रोल भरा लिया तो गाड़ी चार्ज हो गई। ये यूनिवर्स दो पार्टिकल इसके अंदर हैं हर मटेरियल में, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोनों को हम चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल हैं जिनमें एक अट्रैक्शन फील होता है। सिमिलर पार्टिकल है तो रिपल्शन फील होगा। मैंने बताया था कैसा अट्रैक्शन। स्प्रिंग खींचते हैं तो अट्रैक्शन फील होता है, स्प्रिंग दबाते हैं तो रिपल्शन फील होता है। अट्रैक्शन रिपल्शन के बारे में हमने बात की थी। फाइनल बात ये थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर बराबर होते हैं। प्रोटॉन सब की सब बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। टोटल स्ट्रक्चर होता है एटम, और आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे रब से हमने फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को समझा था कि जब दो सरफेस को रब करते हैं तो एक सिस्टम चार्ज हो जाता है। सिल्क को ऊपर ग्लास की रॉड को यदि हम रब कर दें तो ग्लास रॉड पर चार्ज डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन अपनी जगह पर फिक्स है, बताया जा चुका है। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव सपोज किया है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस में हो जाए इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये हमने कंसेप्ट समझा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ देंगे, जिस सरफेस को, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे जिस सरफेस में, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के जनरेशन को हमने समझा था। और चार्ज की दो प्रॉपर्टी की बात की थी। पहली, कंजर्वेशन। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इज टू बी डिस्ट्रॉयड। जैसे मास और एनर्जी के लिए कंसेप्ट लागू होता है, वो की वही बात चार्ज के लिए भी अप्लाई होती है कि चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल चार्ज का ट्रांसफर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक लॉ बताया था मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन में ऐसा बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इट मींस ये चार्ज का सबसे छोटा पैकेट, और चार्ज को हम मानते हैं एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी का पैकेट, और एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं हम क्वांटम। तो ये सबसे छोटा क्वांटम। यदि आप चार्ज जो भी जनरेट होगा वो इसके राउंड फिगर में होगा, मतलब चार्ज हो जाएगा ±NE। यहां तक हमने पहले पढ़ा था। इसके आगे हम आगे बढ़ा रहे हैं बात को। चार्ज और चार्ज के बीच में फोर्स फील होगा। मैंने बताया था कि स्प्रिंग यदि मैंने खींच दी तो वो चार्ज हो गई, स्प्रिंग को मैंने दबा दिया तो वो चार्ज हो गई। जब वो फ्री है तो वो न्यूट्रल है। पार्टिकल पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हो तो वो पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल, और जिन पार्टिकल में अट्रैक्शन या रिपल्शन डेवलप हो जाए वो चार्ज पार्टिकल। नेचर ड्यूल होता है, डबल होता है। प्लस और माइनस से हम उसको डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। तो जो चार्जेस के बीच का ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो फोर्स मिलता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ कुछ सिमिलर है ग्रेविटेशन से, डिफरेंस भी है पर कुछ सिमिलरिटीज भी है। दो प्रॉपर्टी मैं आपको फोर्स की बता रहा हूं।
जो दोनों में कॉमन है, ग्रेविटेशन में भी है और इलेक्ट्रिसिटी में भी, वो है दोनों फोर्स, भले वो ग्रेविटेशन हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स, क्या मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का? कंजर्वेटिव फोर्स से क्या मतलब, थोड़ा सा अपन इसको कंजर्वेटिव फोर्स को समझते हैं। सपोज करें ग्रेविटी के फोर्स से समझते हैं। ये दो लेवल है, ये फ्लोर है और ये रूफ है, फर्श है और छत है, इनके बीच की इसकी हाइट है छत की आपकी h। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं फ्लोर से रूफ पर ले जाना चाहता हूं, फर्श से छत तक पहुंचाना चाहता हूं, अलग अलग पाथ के द्वारा। जैसे एक बार एक लेवल ऐसा है कि यहां से मैं ऑब्जेक्ट को ले गया और इस तरह से यहां पर मैंने पहुंचाया, ये इसका पाथ हुआ। मैंने फर्श से उठाकर कहां तक ले गया, इसको रूफ। एक बार मैं सीधा ऐसा ले गया, एक बार मैं इसको इस तरह से ऐसे करके और इस तरह से ले गया। तीनों कंडीशन में मैंने ऑब्जेक्ट को ए बी सी, तीनों कंडीशन में मैंने ऑब्जेक्ट को फ्लोर से रूफ तक पहुंचाया। अब तीनों कंडीशन में वर्क कितना हुआ? नॉर्मल देखे तो अपन हर कंडीशन में हमने किया तो यही है कि फर्श से लेके छत तक ले गए हैं, तो वर्क एक जैसा हुआ। वर्क क्या होता है? वर्क होता है, वर्क बोलते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम जरा यहां पर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटी के लिए देख रहे हैं अपन, वर्क डन देख रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन वगैरह दूसरी बातें यहां पर नहीं हो रही। यहां पर अपन देखेंगे ए पार्टिकल को, यदि यहां पर देखेंगे तो ग्रेविटी का फोर्स यहां पर ऐसा लग रहा है, यहां देखेंगे तो भी ग्रेविटी का फोर्स ऐसा है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो भी ग्रेविटी का फोर्स ऐसा है। मतलब आप किसी भी पाथ में किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो ग्रेविटी के फोर्स की डायरेक्शन एज इट इज है। इट मींस आप रास्ता कुछ भी रखें, फोर्स अपनी जगह पर है, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और यदि अपन इस हिसाब से देखें तो फोर्स की डायरेक्शन में हर बार डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, मतलब वर्क mgh हुआ है। भले आप उसको ए तरीके से ले गए हैं या बी तरीके से या सी तरीके से, इट मींस फोर्स की वैल्यू या जो वर्क निकला है, ये वर्क डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस रास्ते से आप ले गए हैं, केवल इस पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदल रही। देखो जैसे फ्रिक्शन हो, यदि फ्रिक्शन आप ऐसे चला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जैसे जैसा ऑब्जेक्ट चलाएंगे आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता जाएगा। मतलब फ्रिक्शन पूरा डिपेंड करेगा पाथ पे, रास्ते पे। जबकि ग्रेविटी जो है पाथ से मतलब नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है। मतलब जो फोर्सेस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें, जिसको रास्ते से कोई मिलिंग नहीं हो, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो फोर्स को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। और जो फोर्स पाथ पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसा ग्रेविटी में है वैसा के वैसे ही चार्ज में है, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं। बोथ डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई दोनों फोर्सेस की, भले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटी का फोर्स हो, दोनों में कंडीशन हो गई कि दोनों कंजर्वेटिव है। दूसरा सेकंड है सेंट्रल फोर्स। पहली क्वालिटी चार्ज की कंजर्वेटिव, फोर्स की कंजर्वेटिव। सेकंड वन सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जैसे
दो ऑब्जेक्ट है, इसमें ये मास का इसका सेंटर है और इसमें ये मास का सेंटर है। इन दोनों सेंटर्स को मिलाया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेंटर टू सेंटर। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं बैलेंस बना के, मतलब मेरा सेंटर और जो अर्थ का सेंटर है उसको मिलाने वाली लाइन मेरे दोनों पैर के बीच में से जा रही है, मैं बैलेंस हूं, मतलब सेंट्रल फोर्स एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ। यदि मैं एक पांव पे खड़ा होऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सेंट्रल लाइन कहां से जाना चाहिए, पांव के बीच से जाना चाहिए। लड़की चलती है रस्सी पे ऊपर तो बांस साथ में रखती है, या हम साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस बनाते हैं। वो बैलेंस बनाने का कारण है कि ग्रेविटी का फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, कि एक चार्ज के सेंट्रल से दूसरे चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्सेस के लिए न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन दिया था, बनाया था, वो था इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। चार्ज के अंदर भी, इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर भी हम इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करेंगे। और इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिसिटी में देने वाले हैं सर कूलॉम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई चार्जेस के बीच के फोर्स की बात करना है तो हम डिपेंडेंसी से, निर्भरता से, डिपेंड करने के हिसाब से फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे दो चार्जेस हैं, अब दो चार्जेस लेना है तो कैसे चार्जेस लिए, दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस, मतलब दो पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस किसको बोलेंगे, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस के मुकाबले साइज मिनिमम निग्लिजिबल हो। जैसे कार है, इंदौर से भोपाल जा रही है, तो इंदौर से भोपाल के डिस्टेंस के सामने कार का साइज निग्लिजिबल है, तो वो कार क्या हो गई, पॉइंट चार्ज। बड़े बड़े स्टार्स हैं लेकिन जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले उनका साइज कम है, तो क्या हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे कैसे, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज का साइज कैलकुलेटेड नहीं है, निग्लिजिबल है, इसलिए ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने सपोज किया R है। अब क्या बोलता है कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों हो सकता है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, सिमिलर चार्ज है तो रिपल्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। स्टेटमेंट जरा ध्यान से, ये याद होना चाहिए, मैं रिटर्न में भी आपको इसको भेज दूंगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, फिर से, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है, और दूसरा डिस्टेंस कितना है। पहली स्टेटमेंट ये बोलती है कि जितना चार्ज का अमाउंट ज्यादा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड जैसे +5 कूलम, -4 कूलम, +3 कूलम, यह स्पेसिफाई हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैंने बोला 5 कूलम, नहीं बताया पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो 5 कूलम उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसकी प्लस और माइनस डिसाइड करेंगे। मतलब चार्ज की सिर्फ रिजल्ट वैल्यू, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उस हिसाब से अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। लेकिन क्या बात बनेगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट थिंग
ये अपन ने ग्रेविटी में पढ़ा था, m1 इनटू मासेस पे था, वो मास की बात थी। ड्यू टू मास होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ड्यू टू चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड सेकंड थिंग, and inversely proportional to the square of the distance between them। हर सेंट्रल फोर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। F proportional to Q1 Q2 and F proportional to 1 upon R square। इन दोनों को यदि आप कंबाइन करें तो F proportional to Q1 Q2 upon R square। ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। The force of attraction or repulsion between any two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब F proportional to Q1 Q2 upon R square। अब proportional है, मतलब यहाँ पर यदि Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, R इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। अब प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं कंपेयर करने के लिए होता है, इन दोनों में कितना फर्क है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के और हमें कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के और एक कांस्टेंट यूज में लाते हैं। ये सब ने समझ गए होंगे, इसके आगे देखेंगे। अभी यहां पर हमारी बात आ गई है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, यहां से इक्वल लगाता हूं और यहां लिया K स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस K का रिजल्ट क्या, K की वैल्यू क्या, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली जो दोनों वैल्यू निकाली गई है उसमें अलग अलग इसके रिजल्ट हैं, जिसे अपन पहला देखते हैं। पहली कंडीशन, MKS सिस्टम में, इन MKS सिस्टम और दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, इस K का रिजल्ट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई तो सारी डायरेक्शन के लिए, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो होता 4 पाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो 1 अपॉन 4 पाई, और एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और इसका रिजल्ट होगा, पहले अपन इस कांस्टेंट को यहां पे रख के देखें तो हमारा फॉर्मूला बना F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ, ये किसके लिए, किस कंडीशन में, एक तो पॉइंट चार्जेस के लिए है, सेकेंड थिंग जब मीडियम एयर या वैक्यूम है और MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं MKS CGS कन्वर्शन चार्जेस का भी आपको बताऊंगा, पर फिलहाल यहाँ पर एयर में या वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की प्रैक्टिकल वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हर बार बार काम में आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0।
200 बार तो हम यूज में ले आएंगे, बार रोज यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ 9। अब क्या यूनिट की बात करें तो यूनिट यहां से देखो, ये न्यूटन, यहां पर दोनों कूलम, जैसे अपने 1/4πε0 को यहां से यदि मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1/4πε0 F r² Q1 Q2, मतलब ऐसा हो गया F r² Q1 Q2। F मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और केवल एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखें 8.86 × 10⁻⁻12, ये कन्वर्ट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी 8.86 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फोर्स फाइनल क्या आया, इन एयर और वैक्यूम एंड इन एनकेस सिस्टम, फोर्स इन एयर 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब यदि मीडियम बदल जाए, मतलब यहां पर एयर नहीं है और कोई दूसरा मीडियम है, फॉर एनी अदर मीडियम, दूसरे मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन, जिसे यहां एप्सिलॉन 0 है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, तो यहां पर आ जाएगा F मीडियम में 1/4πε Q1 Q2 r²। एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम के साथ साथ परमिटिविटी की वैल्यू चेंज होगी। परमिटिविटी इज डिपेंड ऑन द मीडियम। यहां पर परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। ऐसी अलग अलग मीडियम होगी तो सबकी अपनी अपनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। अब सबकी एक साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं निकालते हुए हम रिलेटिव निकाल लेते हैं। रिलेटिव निकाल लेते हैं मतलब जैसे एयर की है 8.86 × 10⁻⁻12, अब मैंने बीच में लगा दिया ग्लास, तो उसकी बोल दिया इससे 5 टाइम्स, तो जो 5 हुआ वो इससे रिलेटिव हुआ, मतलब इससे 5 टाइम्स हुआ। तो समझे कैसा। अभी यहां फॉर्मूला बना 1/4πε Q1 Q2 r²। अब ऐसा लिख सकते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मैं इसको एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, मतलब दोनों का कंपैरिजन, कितने टाइम से एयर का। एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और इसी को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हमने नाम दिया है, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम का होगा, मतलब आप एप्सिलॉन को ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 × K, और फॉर्मूला ऐसा बन सकता है फाइनल 1/4πε0 K Q1 Q2 r²। मतलब सब कुछ आ गया। ये चार्जेस की बात हो गई, ये डिस्टेंस की बात हो गई। एप्सिलॉन 0 फिक्स है एयर के लिए और K आ गया मीडियम के लिए, मतलब मीडियम बदलने पर K बदलेगा। और फॉर एयर और वैक्यूम इसी K की वैल्यू हम क्या सपोज कर लेंगे 1। तो फाइनल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बना 1/4πε0 K Q1 Q2 r² फॉर एनी मीडियम।
K डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम के हिसाब से K की वैल्यू चेंज होगी। जब तक एयर या वैक्यूम है K का रिजल्ट 1 होगा। और ये जो भी कन्वर्शन है ये किसमें है, ये MKS में, जो कांस्टेंट आया है किसके लिए है, MKS। CGS का कन्वर्शन ही हमने ऐसा लिया है कि कांस्टेंट बना जाए, मतलब ऐसा। यदि यही बात हम CGS सिस्टम में करें, भाई हमने कूलम्ब्स लॉ शुरू में ऐसा लिखा था, F इक्वल्स टू स्मॉल k, ये अलग कांस्टेंट लिया था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन CGS सिस्टम इस K का रिजल्ट होगा 1, मतलब फोर्स सीधे सीधे एयर में आप ऐसा ले लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K कांस्टेंट अलग है, स्मॉल k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये K मीडियम का है, कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये स्मॉल k की MKS में वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 k, या केवल एयर है तो 1/4πε0। और CGS में इस k की वैल्यू कितनी है, 1। तो सिंपली चलेगा Q1 Q2, ये कन्वर्शन के हिसाब से बनाया, कन्वर्शन में यहां लिख देता हूं। एक कूलम को 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, या ESU से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चार्ज का MKS से CGS में कन्वर्शन, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, चार्ज के लिए कितना, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो फोर्स है वो हम किससे निकालते हैं, कूलम्स लॉ से निकालते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स कब मिलेगा, जब 2 चार्ज होंगे। यदि एक सिंगल चार्ज हुआ तो क्या होगा, सिंगल चार्ज से फोर्स मिल नहीं सकता, चार्ज फोर्स मिलने के लिए दूसरा चार्ज होना जरूरी है। एक सिंगल चार्ज होगा तो हम ऐसा मानेंगे कि आसपास कोई कभी दूसरा चार्ज आया तो फोर्स मिलेगा। अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे हम फील्ड से। और एक और स्पेशल बात आएगी, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्ड एक इंटेंसिटी नया, कल आप पढ़ के पहले से मालूम करके रखना इंटेंसिटी का क्या मतलब। जब मैं समझाऊंगा तो आपको इंटेंसिटी कितना क्लियर होता है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी और यूनिट चार्ज, इन दो की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैंने आपको कूलम्स लॉ समझाया और इसके पहले कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन की बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की थी। ये जो 3-4 क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ, इन सब के आपको नोट्स बनाना है। मैं ये 3 से 4 पेज आपको पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज इतना है, धन्यवाद।